हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपनीज बैलेंस शीट और उसका फॉर्मेट आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट थर्ड का जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा तो आगे जाके एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग को, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वहां पे इस फॉर्मेट का यूज होने वाला है। मतलब आप अगर ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेते हो, अगर आपको ये पता होता है, तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे कंपैरेटिव का या कॉमन का, तब आपके लिए इजी होगा। मींस ये फॉर्मेट वहां पे जब आप मान लो सपोज कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट, दोनों ही चैप्टर में आपको बैलेंस शीट पढ़ना है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनाना है और कॉमन साइज बैलेंस शीट भी बनाना है। उस समय ये फॉर्मेट आपको यूज आएगा। और आज का जो वीडियो है वो बहुत बड़ा नहीं होगा। आज सिर्फ हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट, उसमें से क्या क्या आइटम कैसे जाता है उसको डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। तो ये है हमारा फॉर्मेट। आप इसको जूम भी करके भी देख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो किस शेड्यूल में आता है। तो याद रखना है, ये शेड्यूल 3 में आता है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि ये बैलेंस शीट के आइटम में है क्या। जैसा कि हम लोग नॉर्मली पार्टनरशिप वाला जब क्वेश्चन बनाए होंगे तो हम लोग को पता है कि बैलेंस शीट में दो साइड होता है। एक लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लायबिलिटीज बोलते थे, राइट हैंड साइड को एसेट बोलते थे। वैसे ही यहां भी है, बट इसको हम लोग इस वे में इसको पुट कर रहे हैं, मतलब पहले लायबिलिटीज लिख रहे हैं फिर एसेट लिख रहे हैं। तो लायबिलिटीज का नाम क्या है? सबसे पहले मेन हेडिंग है क्या? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी और लायबिलिटीज के अंदर में क्या आता है? तो इक्विटी और लायबिलिटीज के अंदर में तीन हेड आता है। फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी एंड तीसरा करंट लायबिलिटी। अब जो ये शेयर होल्डर फंड है, ये इसका कंपोनेंट क्या है, मतलब किन किन चीजों को हम लोग जोड़ते हैं तो ये शेयर होल्डर फंड बनता है। तो दो चीजों को जोड़ेंगे तो हमारा शेयर होल्डर फंड बनेगा। क्या? जब आप शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस को कंबाइन करते हो तो आपका क्या बनता है? शेयर होल्डर फंड। तो हमारे ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या है? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमारा तीन हेड है। सबसे पहले है शेयर होल्डर फंड, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी एंड थर्ड वन करंट लायबिलिटी। अब ये जो शेयर होल्डर फंड है उसका कंपोनेंट क्या है? तो इसका दो कंपोनेंट है। फर्स्ट है शेयर कैपिटल एंड सेकंड वन रिजर्व और सरप्लस। मतलब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? शेयर होल्डर फंड मिलता है। नेक्स्ट वन नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि नॉन करंट लायबिलिटी उस लायबिलिटी को बोलते हैं जिसको आपको पे तो करना है, बट आपको उसको पे करने के लिए टाइम एक साल से ज्यादा का मिलता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं हम लोग क्या लिखे हैं? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मतलब जो भी आप लोन ले रहे हो या बोरोइंग कर रहे हो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? तो लॉन्ग टर्म। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब आपका नॉन करेंट में आएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी। इसको भी याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको याद रखना है कि आपने नॉन करंट लायबिलिटी में कौन कौन सा आइटम लिखा है, सिर्फ उसमें लॉन्ग को हटा करके आप उसके जगह शॉर्ट पुट कर दो तो आपका वो करंट लायबिलिटी का एग्जांपल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन था ना, यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। मतलब करंट लायबिलिटी का ड्यूरेशन क्या है पेमेंट करने का? विद इन अ ईयर, एक साल से कम समय मिलता है। इसलिए हमारा जो लोन है या बोरोइंग है उसको शॉर्ट नेचर का बोला गया, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, तो उसको शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल का कंपोनेंट क्या होता है? तो ट्रेड पेबल आपको पता होगा कि इसका दो कंपोनेंट होता है। एक आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, बिल पेबल, और एक हमारा होता है क्रेडिटर। ये जो दोनों है हमारा ट्रेड पेबल का ही कंपोनेंट है। उसके बाद हमारा आता है अदर करेंट लायबिलिटी। तो यहां हमारा हो गया ये फॉर्मेट कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम एसेट साइड में। एसेट साइड में याद रखना है सबसे पहले क्या होगा? नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट का पहला हेड क्या है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट
एंड इंटेंजिबल एसेट, ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसके अंदर में इसको सेग्रीगेट किया गया है। फर्स्ट पार्ट को बोल दिया गया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड सेकंड पार्ट को क्या बोला गया है, इंटेंजिबल एसेट। और यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भी ये काम करते थे बट अब नेम चेंज हो गया है। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे ना, पहले हम लोग एसेट में सबसे पहले लिखते थे नॉन करंट एसेट, और इस नॉन करंट के अंदर में लिखते थे नंबर 1 देकर के फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड में आता था 2 आइटम, एक होता था हमारा टेंजिबल एसेट एंड सेकंड वन होता था इनटेंजिबल एसेट। तो अभी भी वही कर रहे हैं बट सिर्फ नेम चेंज हो गया है। नॉन करंट एसेट वही है, बस जो हम लोग पहले फिक्स्ड एसेट लिखते थे उसके जगह पे हम लोग क्या लिखने लगे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद पहले भी सेग्रीगेट 2 करते थे, अभी भी कर रहे हैं। मतलब आपका जो ये फर्स्ट वाला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आपका टेंजिबल एसेट्स है, और जो उसके बाद इंटेंजिबल एसेट है वैसे चेंजेस मतलब हुआ किसमें, टेंजिबल एसेट का नाम बदल करके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर दिया गया है, बट इनटेंजिबल एसेट्स पहले भी लिखते थे और अभी भी लिखते हैं। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। अगर हम कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो उसको हम लोग करंट एसेट्स में डालते हैं, यानी कि उसको करंट इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए है तो उसको हम लोग नॉन करंट एसेट में रखते हैं, जैसा कि यहां पे हम लोग लिखे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है करंट एसेट। अभी जस्ट बोले इन्वेस्टमेंट अगर कम समय के लिए है तो करंट एसेट मानेंगे, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट लिखना है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो नॉन करंट में आएगा। नेक्स्ट वन इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक होता है। ट्रेड रिसीवेबल, जैसा कि यहाँ पे ट्रेड पेबल का 2 कंपोनेंट था, जस्ट इसका उल्टा है ट्रेड रिसीवेबल में। ट्रेड पेबल का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, एक होगा आपका बिल रिसीवेबल और दूसरा हो जाएगा डेटर। ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल का कंपोनेंट होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो अभी यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस बोले थे, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस थोड़ा देर बाद इसको डील करते हैं। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जितना भी कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब वो कैश के समान है और बहुत जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट अदर करंट एसेट। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया कंप्लीट। मींस लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं हम लोग देख चुके हैं, एसेट्स में क्या आता है उसको देख चुके हैं। आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद अभी जो हम बोले थे कि ये 2 टॉपिक को बाद में डिस्कस करते हैं, वो क्या है, एग्जामिनेशन में होता क्या है कि हम लोग बहुत बार फॉर्मेट को रट के चले जाते हैं, लर्न करके चले जाते हैं, और वहां पे हो जाता है दिक्कत। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर लॉन्ग टर्म लोन लिखा हुआ है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लोन अगर है तो वो करंट लायबिलिटी है। बट हम लोग क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से रीड नहीं करते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म लोन है और आप नॉन करंट लायबिलिटी लिख रहे हो तो वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस को पूरा रीड करना है। बहुत बार क्या लिखा रहेगा ना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। हम लोग एडवांसेस पे फोकस भी नहीं करते, लॉन्ग टर्म लोन लिखा है ना मतलब ये नॉन करंट लायबिलिटी ही होगा, बट आपका हो जाएगा रॉन्ग और आपको पता भी नहीं चलेगा। मींस अगर आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लोन दैट इज करंट लायबिलिटी, बट इन अ क्वेश्चन यू हैव टू फोकस कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। अगर लोन लिखा है तो लायबिलिटी है, बट लोन के बगल में अगर एडवांसेस वर्ड लग जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां भी एडवांसेस लगा हुआ है और यहां भी एडवांसेस लगा हुआ है। एडवांसेस का मतलब हुआ देना, मींस लॉन्ग टर्म लोन मतलब हम लोन ले रहे हैं लंबे समय के लिए, दैट इज लायबिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा। लेकिन एडवांसेस का मतलब होता है हम दे रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस का मतलब क्या हो गया, हम किसी को दिए हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन, तो वो सामने वाले पार्टी के लिए लोन होगा, लायबिलिटी होगा, बट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एन एसेट। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन देंगे तो नॉन करंट एसेट होगा, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर लोन देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट। तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होता है लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, तो क्या कंसीडर करना। लोन में दिक्कत नहीं होता है, लॉन्ग टर्म लोन रहेगा, शॉर्ट टर्म लोन रहेगा तो वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो नॉन करंट है या करंट है। बट एडवांसेस में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो एडवांसेस रहेगा तो ध्यान देना है, अगर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस है तो वो नॉन करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है तो वो करंट एसेट्स है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट कंप्लीट। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे शेयर होल्डर फंड के बारे में बताया कि इसका दो कंपोनेंट है, शेयर कैपिटल और रिजर्व और सरप्लस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आता है, बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट डायरेक्टली गिवन नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आपको पता है शेयर कैपिटल, तो शेयर कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। मींस अगर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल का वैल्यू गिवन नहीं है और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप उन दोनों को कंबाइन कर दोगे, जोड़ दोगे, तो क्या निकलेगा आपका शेयर कैपिटल। वैसे ही रिजर्व और सरप्लस, अगर आइटम आपका डायरेक्टली रिजर्व और सरप्लस का नाम से वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्ट पुट करो, लेकिन अगर कंपोनेंट इसका दे दे, जैसे रिजर्व हमारा नॉर्मल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, इस कैपिटल रिजर्व हो गया, ये कोई रिजर्व रहेगा तो वो किसका कंपोनेंट है, रिजर्व और सरप्लस का, तो इसका वैल्यू दिया तो आप डायरेक्ट लिखो, अदरवाइज कंपोनेंट है तो सबको कंबाइन कर दो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे से देख लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कंपैरेटिव का क्वेश्चन करने के लिए, और ये फॉर्मेट आपका बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।